अपना घर। फकीर झा बेटे के साथ रिक्शे से उतरे। उन्होंने चारों तरफ आंखें फैलाकर देखा। पश्चिम में खेत, उत्तर में खेत, दक्षिण और पूर्व में शहर। वाह, क्या दिव्य है! तुम्हारा मकान बहुत अच्छी जगह पर है। बूढ़े फकीर झा के मन से आह्लाद भरा स्वर फूंटा। हाँ, पर बाजार दूर हो जाता है, बेटा बोला। वही तो अच्छा है। बाजार के शोरशराबे से दूर है। शहर का शहर और गांव का गांव। एक चीज, दो स्वाद, कुछ ऐसा ही मजाकिया लहजे में बोलते हुए फकीर झा खिलखिलाकर हंस पड़े। पिता की यह बात बेटे को अच्छी लगी। पिता की खुशी से वह भी खुश हुआ और बोला, जी, शहर के शोरशराबे का असर यहाँ नहीं पड़ता। बाबा आ गए, बाबा आ गए। घर से बाहर निकल रहे पोता पोती चहचहा उठे। सभी ने आकर बाबा का चरण स्पर्श किया। उन दोनों के चेहरों पर अद्भुत आनंद था। बच्चों का यह स्नेह पाकर फकीर झा विभोर हो गए। सच पूछिए तो उनके आने से पूरा घर महकने लगा था। फकीर झा खूब आराम से रहने लगे। उन्हें वहां बहुत आदर, मान सम्मान, बहुत खुशी मिल रही थी। परंतु जो बात उन्हें गांव में उदास कर देती थी, उसने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उदासी की वजह उनकी पत्नी थी, जो बेटी के पास दार्जिलिंग में रहती थी। उनके दामाद डॉक्टर थे। वहां काफी संपन्नता थी। वे वहीं बेटी के पास रहते हुए वहां के ठाट-बाट, सुख, ऐश्वर्य भोग रही थी। फकीर झा को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें यह बात भले ही अच्छी न लगती हो, पर बेटी दामाद की बहुत इच्छा थी कि वे भी वहीं रहते। फकीर झा तो रहेंगे नहीं, बेटी के घर कैसे रहें? पत्नी वहां कैसे रह लेती है, यही सोच सोच कर वे घुलते रहते थे। उदास मनस्थिति में फकीर झा को अपने जीवन के खटूटे मीठे प्रसंग याद आते रहते हैं। बेटी आरती के बचपन के दिन याद आ रहे हैं। इससे पहले पत्नी का अनुराग याद आता है। दोनों बेटों का बचपन याद आता है। यादों की इस भीड़ में फकीर झा कहीं गुम हो जाते हैं। फकीर झा की 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटों में रंजन सबसे बड़ा, उससे छोटा राकेश और संतानों में सबसे छोटी बेटी आरती थी। रंजन के जन्म से 1 साल पहले उनकी बहेड़ा हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक के पद पर नौकरी लगी। वह BSc थे। वह नौकरी करने लगे। घर का मोह त्याग कर वहीं मकान किराए पर ले लिया। करते भी क्या? गांव से रोज आना जाना संभव नहीं था। वह हर शनिवार गांव आते थे। सोमवार को प्रातःकाल ड्यूटी पर लौटते थे। पत्नी से अलग रहते हुए पहाड़ जैसा दिन काटकर घर लौटते तो पत्नी की दशा की कल्पना कर वह सिहर उठते। फकीर झा को लगता कि उनकी अनुपस्थिति में पत्नी ठीक से खाना भी नहीं खाती होगी, न सोती होगी। यह सोचकर वह दुखी हो जाते और वे उनका मन बहलाने में लग जाते। जितने दिन वे घर होते, पत्नी इन्हीं के आसपास चक्कर काटती। वह हर बार पूछती, क्या बहेड़े में अकेले आपको अच्छा लगता है? उन्हें युवा पत्नी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझता, पर कुछ कहना जरूर पड़ता था। एक बार पत्नी ने वही सवाल किया तो उन्होंने पत्नी से प्रतिप्रश्न किया, बिना तेल दीपक का क्या हाल होगा, कहो तो? पत्नी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, यही दशा तो मेरी है। नहीं, मेरी है, फकीर झा तुरंत बोले थे। दोनों में इसी तरह हास परिहास चलता रहा। फकीर झा का कहना था कि पत्नी की अनुपस्थिति में उनका मन दुखी रहता है। यही बात उनकी पत्नी बोलती थी। वह कहती थी कि पति की अनुपस्थिति में उन्हें दिन पहाड़ जैसे लगते हैं। उसी बार तो पत्नी ने थोड़ी ढिठाई से कहा था, मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? अब आपको रखना ही पड़ेगा। माँ और चाची यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? उन लोगों का गुजर कैसे होगा? क्या कोई अन्य बहू है जो उनकी देखभाल करे? तुम अकेली हो तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा,
वह उपदेशक की भाषा में यह बात कह गए। क्यों? उन लोगों को भी रखेंगे, पत्नी ने कहा। बहेड़ा जैसे गांव में इतना बड़ा मकान कहाँ मिलेगा? वे पत्नी को समझाने का प्रयास करने लगे। हाँ हाँ, समझ गई। सारा समय अकेलेपन का दुहक काटना, यह कहकर पत्नी एकदम गंभीर हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए पर वह कुछ बोली नहीं थी। उन्होंने मौन तो साध लिया था, पर उस मौन से निकल रही पीड़ा का अनुभव कर फकीर झा व्यग्र हो गए थे। उस व्यग्रता से मुक्ति का अन्य कोई राह मिला तो पत्नी को फुसलाने मनाने में लग गए थे। समय बीतता गया। रंजन और राकेश के बाद आरती का जन्म हुआ। आरती के जन्म के बाद पत्नी ने अकेले रहने के दुख की चर्चा फिर कभी की हो, उन्हें याद नहीं। इतना ही नहीं, उसके बाद से फकीर झा को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे पति पत्नी के बीच दूरी आ गई हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी पेड़ की छाल एकदम से अलग हो जाती है, वैसे ही पत्नी उनसे अलग हो गई है। यह अनुभव होते ही उन्होंने इस दूरी को पाटने का प्रयास किया था, पर स्थिति और खराब ही होती गई। दरअसल उनकी पत्नी अपनी बेटी आरती में इतना रम गई थी कि उन्हें अब पति की भी वैसी सुध नहीं रही। एक जुड़ाव ने दूसरे जुड़ाव को कमजोर कर दिया। दिन पर दिन दोनों के बीच का भावनात्मक लगाव कम होता गया, पर उन्होंने संतोष करने के लिए उत्कंठा का एक बीज संजोकर रखा था कि रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी दोनों साथ साथ रहेंगे। वह उसी संसाथ की कल्पना कर खुद को बहलाते रहे। वे दिन बीत गए। युवा शरीर बूढ़ा हो गया। अब वसंत और शिशिर का उल्लास एक ही पायदान पर खड़ा मिलता। बस साथ रहने की अभिलाषा, कोई दूसरा साथ न होने की चिंता। दोनों बेटे रंजन और राकेश अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बाहर ही रहते थे। बेटी आरती डॉक्टर पति के साथ दार्जिलिंग रहती थी। दोनों बेटे इंजीनियर बने और दामाद डॉक्टर थे। लोग कहते थे मास्टर साहब बहुत भाग्यवान है। यह तो वह भी मानते थे, पर वह किसी बेटे बेटी के घर नहीं रहना चाहते थे। तिस पर बेटी के घर तो बिल्कुल नहीं। रिटायर होने से 1 महीने पहले ही फकीर झा ने पत्नी को दार्जिलिंग पत्र लिखा था। मैं रिटायर हो रहा हूँ, तुम गांव आ जाओ। झा जी रिटायर भी हो गए, पर उनकी पत्नी गांव नहीं आई। जिस दिन वह रिटायर होकर गांव आए थे, उस दिन घर पर कहीं कोई नहीं था। चारों तरफ सुनसान साय साय करता अकेलापन। वह अकेलेपन से डर गए थे। पत्नी नहीं आई, सोचते सोचते उनका मन खंड खंड हो गया। 1 महीने के बाद फकीर झा को बेटी दामाद का पत्र आया, आप यहीं चले आइए, हमें भी आप अपनी सेवा का अवसर दें। उन्हें पत्र के अक्षर अच्छे नहीं लगे। पत्नी पर उनका क्रोध बढ़ता गया। वे बड़बड़ा उठे थे, मैं स्वयं अभी सक्षम हूँ। फकीर झा ने दोनों बेटों को साथ रखकर मैट्रिक तक पढ़ाया था। बेटी हमेशा माँ के पास ही रही और गांव के स्कूल में पढ़ी। माँ को बेटी के प्रति अजीब सा अनुराग था। जिस दिन आरती का गौना हुआ और वह ससुराल गई थी, उस दिन उसकी माँ की हालत ऐसी हो गई थी जैसे फूस की छत पर से उतारी गई कोई लता सूखी मुरझाई सी। उनकी वह विकल दशा देखकर पति ने प्रस्ताव दिया था, अब बहेड़ा ही चलो, अब यहाँ अकेली क्यों रहोगी? बूढ़ी पत्नी के मुंह पर अनायास हंसी आ गई, अच्छा अब बुढ़ापे में जाएंगी? पत्नी की हंसी ने पति को स्तब्ध कर दिया था। उन्हें उस हंसी में छिपी दारुण व्यथा दिखाई दी। उसने उन्हें विचलित कर दिया। उसके कुछ दिन बाद आरती पति के साथ दार्जिलिंग जाने लगी तो वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले गई। पति महोदय चाहकर भी पत्नी से कुछ नहीं कह पाए। बेटी के साथ जाने की उनकी तीव्र इच्छा देखकर वह भी उन्हें रोक नहीं पाए। वृद्ध फकीर झा को अब कभी कभी कांग्रेसी काका याद आते हैं। उनकी बातें याद आती है। कांग्रेसी काका अपने उदास क्षणों में बार बार एक बात कहते थे। वह कहते थे, मनुष्य का मन पानी की धार है।
जहाँ ढलान मिली उधर ही बहने लगता है और एक बार तालाब में आ जाने के बाद वापस पैड़े की तरफ नहीं बहता। वह उनके बचपन का दौर था। वे बच्चे थे मगर बहुत ढीठ थे। काका की बात सुनकर वह कह उठे थे, क्यों? उलीचकर काका बोले थे, कितना भी उलीचो पानी लौटकर तालाब में ही आएगा। कांग्रेसिया काका उंगली उठाकर जवाब दिया करते थे। आज उन्हें कांग्रेसिया काका की वे बातें अधिक याद आ रही हैं। उन दिनों वह काका की बातों का मतलब नहीं समझते थे, पर ज्यों-ज्यों उनकी समझ